हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस। माय नेम इज स्निग्धा। आज हमारी ये टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 64, जहाँ पे हम पढ़ेंगे आज डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, जहाँ पे औरंगजेब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। मतलब हम तो चल रहा है ये सीरीज़ की मुगल एम्पायर में किस तरह की डिक्लाइन हुई धीरे धीरे, और इसमें मराठा जो थे बहुत अहम भूमिका निभाए थे। लेकिन क्या वही एक रीजन थी जिसके वजह से डिक्लाइन हो गया, या फिर औरंगजेब एक ही मात्र इंसान थे जिसके वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, या फिर और क्या फैक्टर थी, कौन सी ऐसी फैक्टर्स थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। इसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 हमने तो पढ़ चुके हैं, इसका पार्ट 2 हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि औरंगजेब की जब डेथ होती है, डेथ होने के आफ्टर ही इमिडिएटली उसके बाद क्या होता है कि मुगल कोर्ट में, मुगल साम्राज्य में एक फाइटिंग क्रिएट होता है। मतलब नोबल्स के बीच लड़ते हैं, और उनके जो बेटे होते हैं वो भी लड़ते हैं, और फिर जो गवर्नर्स होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नर्स, वो भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, क्योंकि सब एक दबाव में आकर एक दूसरे के साथ होते रहते थे तब। लेकिन जब औरंगजेब मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके ऊपर और कोई स्ट्रॉन्ग रूलर दिखाई नहीं देते थे। तो इसके वजह से जो भी फोर्सफुली उनके अख्तियार में हुआ करता था, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। ठीक है, और इसी वजह से नोबल्स भी अपने आप फाइटिंग कर रहे थे फॉर डिफरेंट रीजन्स। और इसी वक्त क्या हो रहा था, इसी टाइम पे मराठा की पावर भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो ये भी एक फैक्टर है कि मराठा चाहते थे मुगल साम्राज्य से हमारे इंडिया को, पर्टिकुलरली डेक्कन एरिया को कम्प्लीटली फ्री करना। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, साउथ से, डेक्कन से धीरे धीरे आकर गांगेटिक प्लेन्स, जहाँ पे आगरा, दिल्ली, ये सारे एरिया पे जो राज करके रखे हुए थे मुगल, तो वहाँ पे आकर अटैक करते हैं। और एक वक्त पे ऐसा आता है, जो नादिर शाह ने, जो दिल्ली के मुगल एम्पायर की सबसे हार्ट लैंड है गांगेटिक प्लेन, वहाँ पे आकर आक्रमण कर लेते हैं, और दिल्ली पे आकर लूटपाट करते हैं 1739 पे। तो ये एक बहुत बड़ी हादसा होता है। मतलब मुगल की समझ में नहीं आता कि वो पगला जाते हैं कि इस तरह से कैसे हो गया कि मराठा लोग आकर हमारे ऊपर, जो इतना बड़ा आर्मी है, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने सालों से मतलब क्या रूल करते आए हैं, इन इन उनकी हार्टलैंड से, उनकी जो कैपिटल है, वहाँ से आकर सब कुछ लूटपाट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी धक्का थी उनके लिए। लेकिन ये चीज़ हुआ था, देखिए, एक जब औरंगजेब मरे ना, तो तभी ऐसा हो रहा था, वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं थे मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन में। मतलब ओनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर हम मान के चले, क्योंकि अगर हम उसकी हालत को देखें और इंडिया वाली हिस्ट्री की सिचुएशन पे जाकर हम देखें, तो ऑलरेडी शाहजहां के टाइम पे भी धीरे धीरे डिक्लाइन के मोड़ पे आ रही थी मुगल साम्राज्य। और वहाँ से उनकी जो पॉलिसी थी, आप देख सकते हैं मनसाब में कितना बड़े डिक्लाइन हुआ रहा था। जो मनसाब थी, जिस तरह से अकबर और जहांगीर मेंटेन करके रखे हुए थे, शाहजहां के टाइम पे काफ़ी हद तक वो कम हो गई थी। तो धीरे धीरे इनकम भी कम हो गई थी, ट्रेजरी खाली हो रही थी, और औरंगजेब इसको रैपिड कर दिए। मतलब वो सारी चीज़ों को उन्होंने फास्ट कर दिए। लेकिन वो हम अगर देखें कि औरंगजेब सिर्फ सोलेली रिस्पॉन्सिबल है मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन में, ये गलत बात होगी, क्योंकि उनके टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी एक्सपांड हो रही थी 17th सेंचुरी में। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन भी काफ़ी, उसकी पेस बढ़ चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉटन, इंडिगो, इसकी एक्सपांसन धीरे धीरे बढ़ रही थी, एक्सपांड हो रही थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में हम अगर देखेंगे, तो जाप्ती जो सिस्टम है मुगल साम्राज्य के टाइम पे था, जाप्ती सिस्टम मतलब क्या, एक लैंड को मेजर करके वहाँ पे किस तरह से एक्सपांड होगा, उसी हिसाब से मुगल अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। कितना एरिया में कितना उनका प्रोडक्शन हो रहा है, क्या रेवेन्यू आ रहा है, बहुत सारे सिस्टम की मेंटेनेंस हो रही थी। ठीक है, तो धीरे धीरे कल्टीवेशन एक्सपांड हो रही थी। ऐसा नहीं, एक्सपांड की मतलब ये नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी या फिर इकोनॉमिक फोर्सेस कुछ हद तक एनकरेज कर रही थी, वैसा बात नहीं था। कि बढ़ने की रीजन यही थी कि मुगल की जो पॉलिसीज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, वो थोड़ा इतना अच्छा था, जिसके वजह से उनकी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस वो एक्सपांड हो रही थी, लैंड एक्सपांड हो रहा था। जितने सारे नोबल्स हैं, इवन जो भी जिनको रिलीजियस ग्रांटी मिल रहा था, जो जागीर के हिसाब से, वो भी
कल्टीवेशन में इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली अब देखिए एग्रीकल्चर एक ऐसी सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट होती है, जहाँ से इनकम सोर्सेज बहुत जनरेट होती है। तो इसी वजह से लोग रिच होना पसंद करते हैं, अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ मौजूद करना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से सब कल्टीवेशन में, लैंड एक्सपेंशन में इंटरेस्ट ले रहे थे, ठीक है। और केयरफुल रिकॉर्ड्स भी उसकी हो रही थी, जो भी इवन देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत सारे हिस्ट्रियंस, बहुत सारे जो भी रिकॉर्ड्स फाइंडिंग्स मिले हैं उसके हिसाब से उस टाइम पे ये बात कहा जाता था कि वहाँ पे कितने प्लाव है, मतलब किसके पास कितने प्लाव है, कितने बुलक्स है, कितने वेल्स है विलेज में, ये सारी चीज़ों की भी रिकॉर्ड हो रही थी। और धीरे धीरे कल्टीवेटर्स, कितने नंबर ऑफ कल्टीवेटर्स है एक विलेज में, और कितने बढ़े, पिछले टाइम पे कितना था और अभी रिसेंट ईयर्स में कितने बढ़े, ये सारी चीज़ों की ना रिकॉर्ड मेंटेन हो रही थी, वेल मेंटेन हो रही थी, और औरंगजेब खुद उसको वेरीफाई कर रहे थे। तो इसी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स और उसके बाद उनकी जो एग्रीकल्चर की एक्सपांड भी काफ़ी हद तक हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों, इतने एक्सपेंशन होने के बावजूद भी अ, अगर हम आज के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो उस वक्त पे इतना भी इतना भी बहुत रैपिड एक्सपेंशन नहीं हुआ था। हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन उतना भी रैपिडली नहीं हो रहा था जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे होना चाहिए था, ठीक है। देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर एज वेल एज एग्रीकल्चर, ट्रेड मैन्युफैक्चर भी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी उतना रैपिडली एक्सपैंडिंग नहीं हो रहे थे। उनके कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कि देखिए वहाँ पे जो औरंगजेब थे वो तो अपना हर एक वक्त वो युद्ध में देते थे, ठीक है। एरिया अख्तियार करने में लग रहे थे, लेकिन उस एरिया को कंसोलिडेट करने में उन्होंने कोई मतलब क्या प्रैक्टिस नहीं किए थे। उन्होंने कोई इंटेंशन उनकी नहीं थी। इंटेंशन मतलब उन्होंने, उनके पास वक्त ही कहाँ रहा कि वो कंसोलिडेट कर पाए। कंसोलिडेट मतलब जो भी एरिया वो अख्तियार कर रहे थे उसको, उस एरिया के देखभाल करना, उसको एकजुट करके रखना, ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक एरिया को कैप्चर करने के बाद दूसरी तरफ से उनको अटैक की सामना करना पड़ता था। तो वहाँ पे कैप्चर करने के बाद और एक एरिया से उनको मराठा की तरफ से या फिर बीजापुर की तरफ से उनको फिर से रेवेलियन का सामना करना पड़ता था। तो इसी वजह से वो एकदम बिजी रह गए, एंगेज रह गए वार करने में और एरिया कैप्चर करने में। तो इसी वजह से एक एरिया की डेवलपमेंट में उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए, ठीक है। उनके सारे ज़िंदगी चला गया सिर्फ इस तरह की काम करते करते, ठीक है। तो क्या होता था, वो न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गया या फिर कुछ साइंटिफिक जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका जो जो इनोवेशन हो रहा था तभी, उसका उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, करने की कोशिश भी नहीं की। तो इस वो एक फैक्टर था जिसके वजह से सॉइल की बिकम धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे थे। आजकल के ज़माने में आपको पता होगा, ये कॉमन लॉजिक है कि एक ही एरिया में बार बार अगर हम वहाँ पे मैन्योर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, सॉइल के वहाँ पे तो फर्टिलाइजर्स नहीं थे, मैन्योर के ऊपर सब डिपेंडेंट हो रहे थे। धीरे धीरे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ रही थी, मतलब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी एग्रीकल्चर में। तो अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करोगे, वही पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ विदाउट मतलब सॉइल को रीजनरेशन होने के लिए कुछ वक्त ना देकर, वहाँ पे कुछ काम ना कर, वहाँ उस सॉइल से बार बार अगर आप प्रोडक्शन करने की कोशिश करोगे, क्रॉपिंग करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, एक वक्त पे डेफिनेटली प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो वही हो रहा था, सॉइल धीरे धीरे एडजस्ट हो रही थी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही थी, वो तो एक फैक्टर है। और सेकेंड फैक्टर ये है कि लैंड रेवेन्यू बहुत ही हैवी हो रहा था। लगभग आप लोगों को पता है 50% जो है प्रोड्यूस का 50% रेवेन्यू देना पड़ता था अकबर के टाइम से भी, ठीक है। 50% प्रोड्यूस को देना पड़ता था रेवेन्यू के हिसाब से। तो धीरे धीरे जो लोग हैं, प्रोडक्शन ऐसे कम होते जाए। अगर प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा है तो आप अगर 50% शेयर दोगे तो शायद आपको उतना हर्ट नहीं होगा, आपकी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके अगर प्रोड्यूस कम है, प्रोडक्शन कम है, सॉइल एडजस्ट हो रही है, प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तब वहाँ से अगर आप 50% शेयर दे देते हो रेवेन्यू में, तो डेफिनेटली आपके मतलब लाइवलीहुड में बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा ये। धीरे-धीरे आपकी रिसोर्सेज़ कम होती जाएगी, आपकी जो चलनी है, मतलब जिस तरह से आप लाइफ जीते हो वो वहाँ पे भी हैम्पर होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रैपिडली एक्सपेंशन नहीं हो रहे थे। और एक चीज़ ये हो रही थी, द स्टेट डिमांडेड वैरिड फ्रॉम एरिया टू एरिया। एरिया टू एरिया रेवेन्यू डिफ़र कर रही थी। जैसे कि लेस फर्टाइल एरियाज़ जहाँ पे राजस्थान एंड सिंध, वहाँ पे थोड़ा लेस रेवेन्यू लिया जा रहा था। और
मोर जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, जैसे कि साफ्रन प्रोड्यूसिंग एरियाज इन कश्मीर, वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यूज़ क्रिएट किया जा रहा था। और इस वक्त पे भी बहुत सारे हिस्टोरियंस ये देख रहे थे कि वहाँ पे न्यू विलेजेस धीरे धीरे कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहे थे और न्यू विलेजेस में एरिया भी एक्सपैंड हो रही थी बाय द ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी एंड अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, देखिए क्या होता है, तभी हमारा जो इंडिया की आबादी होती है दो वो होती है 125 मिलियंस। ठीक है, तो अभी कितना है, 145 मिलियन से भी 140 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो तभी इतना भास्ट एरिया, तभी तो इंडिया डिवाइड भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान इंडिया के साथ था और अफगानिस्तान अफगानिस्तान की भी कुछ एरिया मुगल साम्राज्य के अंदर में था। तो इतना बड़ा भास्ट एरिया में लगभग लोग रहते थे 125 मिलियन। तो कल्टिवेबल लैंड कितने सारे हो सकते हैं, कितने फॉरेस्ट लैंड हो सकते हैं, कितने अनकल्टिवेबल लैंड हो सकते हैं, तो वेस्ट लैंड भी होते हैं। तो इतने बड़े एरिया में इतने लैंड अवेलेबल होने के बावजूद भी यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कि अनटचेबल्स और दलित बोला जाते थे। तो ये जो कैटेगरी के इंसान थे वो थे जिनके पास लैंड अवेलेबल नहीं था, जो लैंड होल्डिंग्स नहीं रखते थे, उनको अनटचेबल दलित के कैटेगरी में रखा जाता था। तो इसका एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि तभी जो जमींदार्स और विलेज हेडमैन हुआ करते थे, जो कि एक छोटे-छोटे एरिया के एक विलेज की जो कल्टीवेबल लैंड है, उनके नाम पे हुआ करता था और वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते थे। ये जो जमींदार कैटेगरी के थे, वो अपने आप को अपर कास्ट में कैटेगराइज़ करके रखे हुए थे और इनके जो डिफरेंट काम हुआ करता था, जैसे कि अपने जो कल्टीवेबल लैंड में लेबर फोर्सेस हो गया, जहाँ जो काम करेंगे, मज़दूरी करेंगे, उसके बाद उनके डिफरेंट खाना वगैरह जो बनाएगा या फिर मीट वगैरह बनाएँगे जो वो खाने के लिए चाहिए और लेदर रोप्स बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे मैनुअल वर्क्स हुआ करते थे। ये सब करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, अगर सबके पास लैंड हो जाएगी, सब अपने खुद के एग्रीकल्चरल काम करेंगे और खुद रेवेन्यू जनरेट क्रिएट करेंगे, खुद सब रिच बन जाएँगे, तो ये छोटे-छोटे काम कौन करेगा? तो इसके वजह से जो जमींदारों ने अपने सोसाइटी को वो डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके अपर कास्ट, लोअर कास्ट कर दिया, एक अनटचेबल दलित कास्ट कैटेगरी बना दी और यहाँ पे ये जितने सारे लोग हुआ करते थे वो इनके काम करते थे। तो इसी वजह से वो उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं देते थे और डिफरेंट हर्डल्स क्रिएट करते थे ताकि वो बाहर जाके लैंड होल्डिंग्स ना रख पाए और अपने लाइवलीहुड को डेवलप ना कर पाए। तो ये एक रीजन हुआ करती थी। और कभी-कभी क्या होता था, जो लैंडलेस और पुअरर लेबर है वो ये टॉर्चर से, ह्यूमिलिएशन से बाहर निकलने के लिए कभी-कभी डिस्टेंस ट्रैवल करके चले जाते थे और वहाँ पे न्यू विलेज की सर्च में लग जाते थे, कहीं उनको अच्छी लैंड होल्डिंग्स मिल जाए और वहाँ पे जाकर वो अपने खेतबाड़ी करें। लेकिन फिर भी ये सारे लोग उनको कराने नहीं देते थे, ये एक प्रॉब्लम हुआ करता था। और दूसरी बात ये फैक्टर भी है कि जो मुगल सम्राट थे, उनको रेवेन्यू बहुत चाहिए था, क्योंकि उनको उनकी जो मुगल आर्मी के मेंटेनेंस के लिए काफ़ी सारा रेवेन्यू क्रिएट होना चाहिए था और ये रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होती थी एग्रीकल्चरल वर्क से और ट्रेडिंग ई-कॉमर्स से। तो इनको इनको चाहिए था जितने सारे अनकल्टिवेबल लैंड से या फिर फॉरेन लैंड से, इनको जितना भी न्यू विलेज क्रिएट करके वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाए ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट हो सके। लेकिन ये तो राजा खुद या फिर प्रोविंस के एक सम्राट जाकर खुद तो ये नहीं देख पाएगा ना, कौन सी विलेज में कितने जगह है और वहाँ पे जाकर किस तरह से लोग कल्टीवेशन करेंगे, ये तो राजा नहीं देखेगा ना। इसके लिए इनको ज़मींदारों के साथ और विलेज हेडमैन के साथ एक कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन ये जो ज़मींदार और विलेज हेडमैन जिनको मुकद्दमा कहा जाता था, वो तो अपने लेवल पे रूलर थे, मतलब अपने स्मॉल से एरिया से में रूलर थे, उनकी मनमानी चलती थी। तो जिसके वजह से मुगल सम्राट भी यहाँ कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये जो चीज़ हुआ करता था, ये एंटायर मुगल साम्राज्य में इसी तरह की चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस चलते आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे और एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या? ये है मनसबदारी की प्रॉब्लम। तो क्या होती थी, जब जहांगीर राजा हुआ करते थे तो तभी मनसबदारी थी। 1605 में लगभग 2069 मनसबदार थे। लेकिन जब ये चलते-चलते जहांगीर से आगे शाहजहां की रेन आ गई तो वहाँ पे मनसबदार 1637 तक बढ़ गई 8000 तक। क्योंकि मनसबदार बढ़ी कैसे? तो देखिए यहाँ पे उनका जो पॉलिसी था, तो एक उनका जो मनसबदार है, जो नोबल्स है, वो जो फैमिली मेंबर्स उनके होंगे, 1-2 बेटे होंगे, 3-4 बेटे होंगे, तो वो भी मनसबदार के
एक्सपेक्टेशन में रहेंगे कि हमें भी हमारे पापा जब थे मनसबदार, तो डेफ़िनेटली पॉलिसी के अनुसार हम भी मनसबदार के हकदार हैं, तो वो भी मनसबदार की कैटेगरी में आ गए। तो डेफ़िनेटली उनकी बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गई, 8000 हो गया। तो जब ये शाहजहां से बढ़ के मनसबदारी सम्राट हुए औरंगज़ेब, तो उनके टाइम पे मनसबदारी बढ़ के हो गया 11,456। लेकिन मनसबदार तो ये धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, लैंड जो थी मनसबदारी के लिए जो जागीरदारी थी, वो धीरे-धीरे घट रही थी क्योंकि वो उसी हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। कल्टीवेबल लैंड हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि किस तरह से कल्टीवेबल लैंड बहुत स्लोली एक्सपांड हो रही थी, इतने ज़ोर से एक्सपांड नहीं हो रही थी जिस तरह से मनसबदारी एक्सपांड हो रहे थे। तो जिसके वजह से और एक बात ये हो रही थी कि जो शाहजहां थे, जहांगीर और शाहजहां, उनके टाइम पे तो एम्पायरली हार्डली एक्सपांड कर रहा था, धीरे-धीरे एम्पायर कर रहा था और जब औरंगज़ेब के टाइम पे उनकी आर्मी को स्ट्रेंथ करने के लिए उनको कल्टीवेशन की ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू था, वो था एग्रीकल्चर। तो इसी वजह से उनको कल्टीवेशन लैंड के ऊपर कल्टीवेबल लैंड को एक्सपांड करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी वजह से क्या हो रहा था और ये जो शाहजहां थे, वो उनकी एज को एज ऑफ मैग्निफिसेंस बोला जा रहा था। एज ऑफ मैग्निफिसेंस मतलब कि वो दिखावे में बहुत मतलब बिलीव रखते थे। वो एक दिखावे की ज़िंदगी जी रहे थे। एक्चुअली अंदर कुछ अलग थी और बाहर कुछ एकदम लग्ज़रियस लाइफ़ वो मेंटेन कर रहे थे। तो अगर राजा उस तरह की लाइफ़ मेंटेन करेगी, ये तो डेफ़िनेट बात है कि उसके जो मंत्रियाँ होंगे, मनसाब्स होंगे, जो नॉवेल्स होंगे, वो भी उस तरह की लाइफ़ मेंटेन करेंगे। तो इसके हिसाब से ये और लग्ज़रियस चीज़ों के लिए तो सब पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से उन्होंने हाई सैलरीज़ की भी धीरे-धीरे डिमांड करने लगे, जो कि एक बहुत मुश्किल फ़ेज़ आ गई थी और एक चीज़ ये हो रही थी कि 17th सेंचुरी के चलते इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़ गए थे, प्राइसेस थोड़ा बढ़ गए थे। ये तो डेफ़िनेट बात है कि देखिए, आप बचपन जब थे, बचपन में प्राइसेस कितना हुआ करता था। आज के ज़माना में उसी चीज़ का प्राइसेस कितना हो गया है, लगभग 2-3 गुना बढ़ गया है या फिर 5 गुना बढ़ गया है। तो उसी हिसाब से प्राइसेस भी बढ़ रही थी, लेकिन उसी हिसाब से सैलरीज़ नहीं बढ़ रहे थे, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। और ये जो नॉवेल्स है, वो डायरेक्टली ट्रेड एंड कॉमर्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहाँ से रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा था, लेकिन वो इतना हद तक नहीं हो रहा था जो कि उनकी जो मैग्निफिसेंस लाइफ़ को, जो दिखावे वाली लाइफ़ को मेंटेन कर सके। और एक चीज़ ये हो रही थी, प्राइमरी सोर्स ऑफ जो वो रेवेन्यू है, वो हो रही थी एग्रीकल्चर। तो जिसके वजह से जब प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, सैलरीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए शुरू हो गया डिमांड, तो प्रेशर ज़्यादातर अब आ गई पीजन्स एंड जमींदार्स के ऊपर। तो जमींदार्स को ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया जो नोबल्स कि आप पीजन्स को चूसने लगो, पीजन्स से जितना हो सके रेवेन्यू क्रिएट करो, जिसके वजह से धीरे-धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। ठीक है? तो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वो क्या था? उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए मुगल की कुछ जो पॉलिसीज़ थी, वो जमींदार के लिए कभी-कभी कॉन्ट्राडिक्टरी काम करती थी, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती थी। कैसे? कि कभी-कभी क्या होते थे, जो जमींदार्स होते थे, वो इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेट बन जाते थे कभी-कभी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे, तो ये जमींदार्स जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें होती थी, पॉलिसी होती थी, उस टैक्स में जमींदार को इंक्लूड्स करना बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी हुआ करता था तब। क्योंकि मुगल सम्राट जो है या फिर प्रोविंसेस के जो भी गवर्नर है, वो डायरेक्ट जाकर लोगों के पास काम नहीं कर सकते। तो उनके लिए हर एक लेवल पे एक-एक करके रिप्रेजेंटेटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक चीज़ हुआ था। सेकंड बात ये थी कि ये जो राजपूत थे, उनके जो जमींदार्स वगैरह थे, मुगल साम्राज्य जब डेक्कन नॉर्थ में तो डिफरेंट नोबल्स आ गए मनसबदार में, लेकिन उन्होंने डेक्कन पे जो भी एरिया को अख्तियार किया, वहाँ पे जो विलेजेस थे, वहाँ पे लोकल जो राजपूत थे, मराठास थे, अदर जो भी थे, उनको जमींदारी और मनसबदारी वहाँ पे सौंप दी, जिसके वजह से ये जो नॉर्थ में जितने सारे नोबल्स थे, उनमें एक डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो गई। ठीक ठीक है? तो वो उन्होंने मुगल के एगेंस्ट में आ गए क्योंकि उनको बीच में कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया क्योंकि उनको लगा कि हमारे वहाँ पे जो मनसबदार थे, उनके जो बेटे वगैरह थे और जो भी रिलेटिव्स थे, वो भी मनसबदार के अधिकार थे। लेकिन वहाँ पे तो एक्सपांड नहीं हो रहा है ना लैंड, जो लैंड शाहजहां के वक़्त पे था, वही लैंड तो औरंगज़ेब के वक़्त पे है
और तो लैंड एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, जो हो रहा है डेक्कन के एरिया में हो रहा है, और डेक्कन में जो भी मनसबदार दिया जा रहा है वो लोकल जमींदारों को दिया जा रहा है, वहाँ की जो लोकल्स लोग हैं, मराठास है, राजपूत हैं, उनको दिया जा रहा है। तो जिसके वजह से यहाँ पे जो मनसबदारी थी उनमें एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो गई, वो एक चीज़ हो गया। और एक चीज़ ये हुआ कि जो जमींदार थे वहाँ पे रेवेन्यू क्रिएट जनरेट करने के लिए वो क्या कर रहे थे, पीजेंट्स के ऊपर रेवेन्यू की हेवी रेवेन्यू क्रिएट कर रहे थे। मतलब वहाँ पे हेवी रेवेन्यू की जो टैक्स पोल थी वो थोप रहे थे पीजेंट्स के ऊपर। तो ये पीजेंट्स क्या कर रहे थे, जब उनको लग रहा था, बहुत सारे पीजेंट्स थे, जब उनको लग रहा था कि जमींदारी से बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, बहुत हेवी रेवेन्यू ले रहे हैं, तो ये क्या कर रहे थे, उस विलेज के से और एक विलेज आसपास के विलेज चले जा रहे थे माइग्रेट करके, जिनको पाहिज बोला जाता था उस पीजेंट्स को, और ऊपरीज बोला जाता था। वो जहाँ पे देखते थे एक अच्छी जमींदारी है, एक अच्छी जमींदारी वहाँ पे चल रही है, उस जगह को चले जाते थे ताकि उनको अच्छा खासा जॉब मिल जाए, अच्छा खासा इनकम हो, उनकी लाइवलीहुड बेटर हो पाए। तो जिसके वजह से जमींदार के बीच भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती थी, और उनके बीच, लोगों के बीच भी जो भी पीजेंट्स टॉर्चर हुआ करते थे वो भी क्या करते थे, टाइम टू टाइम रेबेलियन क्रिएट कर देते थे। तो ये सारे चीज़ों के लिए एक डिससेटिस्फेक्शन और फंक्शनलिज्म क्रिएट हो गई नोबिलिटी में, एंड ये जागीरदारी सिस्टम में भी एक क्राइसिस बनी। उसके बाद क्या होता है, और एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, और एक फैक्टर ये भी है कि जब औरंगजेब यहाँ पे डेक्कन पे बीजापुर को अख्तियार कर लिया, फिर गोलकोंडा को अख्तियार कर लिया, फिर कर्नाटक के ऊपर आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे वो सिर्फ कैप्चर करते जा रहे थे लेकिन एरिया को, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हो रहा था चीज़ें कि यहाँ पे जो नोबेल्स वगैरह है, मान लो यहाँ पे बीजापुर गोलकुंडा मुगल सुल्तानेट के अंडर है, यहाँ पे जो नोबिलिटी है, जो नोबल्स है, मंत्रियाँ हैं, वो सब क्या करेंगे, मुगल के लिए लॉयल्टी होगी। मुगल वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी उनके ऊपर आक्रमण करेंगे मुगल उनको हेल्प करेंगे, मुगल उनको मतलब असिस्ट करेंगे। लेकिन क्या हो रहा था, मुगल की जो आर्मी है वो हर एक वक्त कंसंट्रेट कर रहे होते हैं नई लैंड को कैप्चर करने के लिए, नई एरिया को कैप्चर करने के लिए, तो उनकी कंसंट्रेशन यहाँ नहीं हो रही थी। तो जिसके वजह से मराठा टाइम टू टाइम यहाँ पे आक्रमण कर रहे थे और इस जगह को अख्तियार कर रहे थे। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से क्या हो रहा था। तो जिसके वजह से ये क्या हो रहा था, नॉवेल्स आर अनेबल टू गेट फ्रॉम देयर जागीर्स द इनकम इंडिकेटेड इन द पेपर। और एक चीज़, ये तो एक बात है जहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, ये जितने सारे नॉवेल्स हैं इन्होंने मराठास जो कि औरंगजेब के टाइम पे बहुत स्ट्रांग हो रहे थे, उनको चौथ देना शुरू कर दिया ताकि मराठास यहाँ पे आकर उनको आक्रमण ना करें। वो मुगल को देने के बजाय मराठास को देना शुरू कर दिया। शेयर ए क्वार्टर ऑफ दर इनकम इफ द डिड नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द जागीर्स। ये एक चीज़ है। और सेकेंड चीज़ ये हुई कि उनके जो मुगल के साथ एग्रीमेंट करते वक्त नोबेलिटी में उनका जो पेपर में साइन हुआ था कि नहीं आप इस मनसबदार में हैं, आपको इतना सैलरी मिलेगा, उसी तरह से उनको नहीं मिल रहा था, उनको कम मिल रहा था, जिसके वजह से वो मनसबदार उनको ट्रूप्स को मतलब मेंटेन करने के लिए उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होती थी, सफिशिएंट सैलरीज नहीं हुआ करती थी, और ये भी एक डिसकंटेंट क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो दोस्तों जागीर्स इस तरह की जागीर्स जब प्रॉब्लम होने लगी तो धीरे धीरे एक वक्त आया जहाँ पे जागीर की शॉर्टेज होने लगी। जैसे कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि बीजापुर एंड गोलकुंडा अनेक्स करने के बाद औरंगजेब उनको लगा जो बेस्ट इजीली मैनेजेबल जागीर्स था जिसको कहा जाता था खलीसा। खलीसा के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। खलीसा मतलब अगर कोई आपकी राजा की कोई बेटे नहीं है, हायरर नहीं है, नेक्स्ट सक्सेसर नहीं है, तो वो एरिया डायरेक्टली चला जाता है मुगल एम्परर के पास। तो मुगल एम्परर जिसको चाहे वहाँ पे बैठा सकते हैं या फिर डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ हो रहा था, तो ये बहुत इजी चीज़ था जिसको डायरेक्टली औरंगजेब मैनेज कर रहे थे। तो बाकी जो डायरेक्ट मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू पे द वार, ठीक है। लेकिन बाकी जो एरिया था, जैसे पहले पहले उन्होंने कर्नाटक को, बीजापुर गोलकुंडा को अख्तियार करने के बाद उन्होंने कर्नाटक को भी अख्तियार किया था, लेकिन वहाँ से जागीर अच्छी खासी नहीं हो पा रही थी, वहाँ से बहुत ही लिटिल इनकम रिकवर कर पा रही थी मुगल साम्राज्य, क्योंकि उस एरिया पे कोई जागीर टेकर्स नहीं थे। मतलब कोई ऐसा नहीं था जिसको वो जागीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सके। ठीक है, नया नया कैप्चर हुआ था, वहाँ पे ऐसे कोई अच्छे खासे रूलर्स नहीं थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। जो जो स्मॉल होल्डिंग्स
स्मॉल जागीर्स थे जिनके पास छोटे छोटे एरियाज की लैंड हुआ करते थे, उनको मुगल साम्राज्य में जो क्लर्क्स और जो अदर ऑफिस होल्डर्स थे उन्होंने वो बहुत हरासमेंट कर रहे थे, जिसके वजह से और बहुत ब्राइब्स भी उनसे ले रहे थे, जिसके वजह से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था पुअरर लेस पेइंग जागीर्स इफ दे फेल टू पे द ब्राइब्स। जो जागीर्स छोटे मोटे जो एरिया के जागीरदार हुआ करते थे, जब उनके साथ ये हरासमेंट हो रही थी, उनसे ब्राइब लेने की बात आ गई या फिर उनको बहुत ही उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, तो क्या हो रहा था, जो जब वो नहीं दे पा रहे थे, ट्राइब्यूट पे नहीं कर पा रहे थे, ब्राइब्स पे नहीं कर पा रहे थे, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था और एक पुअरर एरिया को और एक लेस पेइंग जागीर एरिया को, जहाँ पे उनकी लाइवलीहुड बहुत ही ख़राब हो जाती थी। तो इस तरह की कंडीशन हुआ करता था। और एक चीज़ हुआ करता था, वो क्या, तो ये जागीरदारी सिस्टम जो क्राइसिस क्रिएट हो गई औरंगज़ेब के वक़्त पे, यहाँ पे बहुत सारे नोबिलिटी प्रेशर में आ गए, ठीक है? इन ऑर्डर टू ग्रांट जागीर्स टू लार्जर एंड लार्जर नंबर्स, तो शाहजहां के वक्त पे क्या हो रहा था कि जागीर बहुत सारे जागीर पे करने के लिए, मतलब ये जागीर और जो उनका जो पेपर वर्क था कि जब रिक्रूटमेंट हुआ करता था वहाँ पे लिखा हुआ था हो रहा था कि जो जागीर होंगे उनको इतना ही इनकम मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में वो उतना नहीं हुआ करता था, बहुत ही लेस हुआ करता था, जिसके वजह से इस गैप को मेंटेन करने के लिए शाहजहां ने क्या किया था, हॉर्सेस की अमाउंट कम कर दिया था, नंबर कम कर दिया था, सवार्स, ये सारी चीज़ों की मनसबदार में हमने पढ़ा था ना, मनसबदार में कितने सवार्स होते हैं, कितने एक सवार कितने हॉर्सेस रख सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट किस तरह से होती थी, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में हम नहीं जाते। तो उसी पैटर्न पे शाहजहां ने क्या किया था, मनसबदार का जो सवार है, रैंक है और जो हॉर्सेस की नंबर है उसको कम कर दिया था, ताकि जागीर को अच्छी खासी इनकम मिल सके। लेकिन ये सारी चीज़ें ये चलते चलते एक वक्त आ गया जहाँ पे उनको साल में 15 जो 12 मंथ होता है, 12 मंथ में उनको नहीं मिलता था सैलरी, 5 या फिर 6 महीने की सैलरी मिलती थी उनको एक साल में, जो धीरे-धीरे जाके एक वक्त पे औरंगज़ेब के टाइम पे बहुत ही कम हो गया और जिसके वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई नोबल्स के बीच, एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट, डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो गई औरंगज़ेब के ऊपर, ठीक है? फिर क्या होता है, डेक्कन में एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होता है क्या कि औरंगज़ेब को लगा जब डेक्कन डेक्कन उन्होंने वो कॉन्क्वेस्ट धीरे-धीरे करते रह रहे थे, तो उनको लगा कि मैं जब डेक्कन कॉन्क्वेस्ट कर दिया तो लगभग हर एक चीज़ मेरे कंट्रोल में आ गया। मराठास भी मेरे कंट्रोल में आ गए। संभाजी को उन्होंने एग्जीक्यूट किया और उनको लगा संभाजी के मौत के बाद शायद मराठा एकदम घुटना टेक देंगे उनके पास और हर एक चीज़, हर एक सुज़ेनिटी उनके अंडर आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि हालात कुछ उल्टा हुआ। तो क्या हुआ, डेक्कन में जो उन्होंने सब कुछ कन्क्वेस्ट किया, कैप्चर किया और धीरे-धीरे उन्होंने टू अकोमोडेट द ऑफिसर्स ऑफ द फॉर्मर डेक्कन किंगडम एज़ ऑल्सो द मराठास हू वर एक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल इन द एरिया। तो क्या हो रहा था, वहाँ पे मराठास बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल निभा रहे थे। इनफैक्ट संभाजी के मौत के बाद मराठास के अंदर जो स्वराज्य के लिए जो नेशनलिज्म था एकदम बहुत ज़्यादा जग गई। तो उसके बाद क्या हो रहा था, औरंगज़ेब उसको बहुत ही मतलब उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मराठास को सामना करने के लिए। और एक चीज़ ये हो रही थी कि जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला कि मनसब एंड जागीर के लिए भी नॉर्थर्न में उनके जितने सारे नोबल्स थे उनके बीच एक मतलब डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो गई थी औरंगज़ेब के खिलाफ, क्योंकि डेक्कन में जो भी हो रहा था वो जागीर और मनसबदार वही डेक्कन के लोगों को दे रहे थे। तो नॉर्थ में जो उनकी फैमिली मेंबर्स बढ़ रहे थे तो उनके बीच में कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब लैंड तो उतना ही था नॉर्दर्न में, लेकिन जो एक्सटेंशन हो रहे थे वो साउथ में हो रहे थे और उनको यकीन था कि साउथ में जो एक्सटेंशन हो रहे थे वहाँ पे उनको नोबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन नोबिलिटी हो नहीं मिल रहा था। और ये जो नोबिलिटी चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादातर बढ़ रही थी मुगल्स के ही अंडर, ठीक है? मुगल्स इतने हद तक नोबिलिटी मनसबदार को बढ़ा रखे थे, इतना मैग्निफिसेंस उनकी थी, मतलब दिखावे में वो जी रहे थे, जिसकी वजह से मंत्रिया की जो पद है वो थोड़ा उभरने लगे उसी मुगल के ही पीरियड पे, ठीक है? उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ने लगी और ऐसे कहा गया था कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से काफ़ी खान मतलब एक नोबल थे जो कि जागीर के मतलब हंड्रेड्स ऑफ लोग थे जो कि मेरिट लिस्ट में थे और उनमें एक ही इंसान को नोबिलिटी दिया जा रहा था। तो इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी जो कि धीरे धीरे एक तरह की
कंस्ट्रेंट और डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रही थी एमंग नोबेल्स। तो यहाँ पे मुगल्स की जो नोबेलिटी में जो लोग थे, जितने सारे नोबल्स थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि जो भी मुगल्स के नोबल्स थे वो डिफरेंट मतलब उनकी ऐसा नहीं था सिर्फ मुस्लिम लोगों को नोबिलिटी में एंट्री मिलेगी। डिफरेंट रेस ऑफ क्रीड, वेरियस सेक्शंस, मतलब हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, राजपूत्स भी थे, सिख भी थे और मराठास भी थे। बहुत सारे लोगों को मतलब एक डिस्क्रिट क्या बोलते हैं उसको डाइवर्स कम्युनिटी कि लोग उसमें इंक्लूडेड थे और जिसके वजह से नोबिलिटी बहुत एक सक्सेसफुली, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था जब मैंने एक वीडियो था अकबर के बारे में, अकबर की जो नोबिलिटी थी उसमें क्यों इस तरह की डाइवर्सिटी मेंटेन हो रही थी, इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि उनके अंदर एक अपने कम्युनिटी को लेकर नेशनलिज्म क्रिएट ना हो जाए और एक वक्त पे क्या करते थे वो लोग, जैसे अफगान्स होते थे वो एक कम्युनिटी बन के ना रेबल कर देते थे सम्राट के एगनेस्ट, जो भी मुगल सम्राट के एगनेस्ट। तो इसी वजह से डाइवर्स कम्युनिटी होगी तो उस चीज़ का कुछ असर नहीं होगा, रेबल्स वो नहीं कर पाएंगे अपने कम्युनिटी के लिए, उनके लिए अंदर नेशनलिज्म क्रिएट नहीं होगी। इसी वजह से ये चीज़ हो रखा था, ठीक है। और ये भी बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा था तभी नोबिलिटी, और ये इतना सक्सेसफुल हो रहा था कि वो लोगों की ग्रेवियंस को अटेंशन दे रहे थे, पब्लिक पर्सनल हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे थे। इसी वजह से मुगल की जो आर्मी थी, मुगल की जो नोबिलिटी थी वो सबसे, कहा जाता है वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड क्या कहते हैं बहुत एफिशिएंसी वाला एफिशिएंट थे वो लोग, ठीक है। और ये भी एक पीस सिक्योरिटी एंड पीस मेंटेन कर रही थी कंट्री में इसी वजह से। बट दिस रोल ऑफ नोबिलिटी प्लेड एज द सर्विस टू द एम्परर सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। बट कभी कभी क्या होता था, ये जो नोबिलिटी एक वक्त पे बहुत स्ट्रांग हो गए, वो खुद अपने खुद के लिए खुद की इंटरेस्ट देखने लगे एक वक्त पे। कंट्री के और जो जिस राजा के लिए लॉयल होना चाहिए था उसके एग्नेस्ट में जाकर कभी कभी वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस होते थे जिनके हिसाब से जो नोबिलिटी थे, बहुत सारे ऐसे उनके हिसाब से बहुत सारे ऐसे नोबिलिटी थे जो कि सेंट्रल एशिया से आकर यहाँ पे मुगल के साम्राज्य में नोबिलिटी एक्सेप्ट किए हुए थे, वहाँ उनको नोबिलिटी मिल रहा था। और आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है जी, ये जो नोबिलिटी आकर सेंट्रल एशिया से आकर यहाँ पे नोबिलिटी में रह रहे थे वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि ये एक रीजन हो सकता है उनके हिसाब से कि इंडिया की जो डोमिनेशन है, मतलब इंडिया की जो इलाका है, जो एरिया है, वो देखिए बाहर से अगर कोई सेंट्रल एशिया से इतने दूर से आकर इंडिया के अंदर घुसकर यहाँ पे नोबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है तो उन इसका मतलब ये हुआ कि वो इमिग्रेंट हो चुका है, ठीक है। वो यहाँ पे उनको कुछ नहीं मिल रहा है और इसी वजह से वो यहाँ पे आकर इंडिया पे आकर यहाँ पे अपनी जो क्या बोलते हैं फैमिली सेटल करना चाहता है, यहाँ पे आकर इनकम करना चाहता है। जैसे कि हम एक बार अमेरिका चले जाते हैं तो अगर हमको वहाँ की वार कल्चर अच्छी लगती है तो हम वहाँ पे रह जाते हैं और वहाँ पे सेटल होने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो सेंट्रल एशिया या फिर वेस्टर्न एशिया से आते हैं लोग, वो भी उसी हिसाब से आते हैं। तो इसी वजह से जो भी सम्राट के सुजनिटी पे वो काम करते, उनके लिए एक तरह की वो लॉयलिटी हो जाते हैं, ठीक है, लॉयल हो जाते हैं। तो इसी वजह से मुगल साम्राज्य के लिए भी उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है, मुगल के लिए उनको उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था, द बिलीव दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन द इंडियन क्लाइमेट व्हिच लेड टू डिक्लाइन ए कैरेक्टर व्हिच वाज रियली रेसिस्ट आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड लेटर बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस टू जस्टिफाई इंडियाज डोमिनेशन बाय पीपल कमिंग फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स। तो एक औरंगजेब के बाद ऐसा हुआ कि उनको लगा जो इंडिया की पीपल जो है वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है और उसकी क्लाइमेट ही ऐसी है जैसे लोग लॉयल नहीं है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, अगर लोग लॉयल नहीं होते तो क्या ब्रिटिशर की चंगुल से हम बच सकते थे? हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं होती तो क्या ऐसे फ्रीडम फाइटर बन सकते थे? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ब्रिटिशर तो कहेंगे क्योंकि वो खुद लॉयल नहीं है, वो सबके ऊपर अत्याचार करते करते एक दूसरे को धोखा देते देते इतने दूर तक आए थे, ठीक है। छोड़ो वो अलग बात है, मैं उनके ऊपर बाद में हम जाएंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जाएंगे। तो it has also been argued that the Mughal nobility acted in an anti-national manner, ठीक है, because it was drawn from diverse communities and ethnic and racial groups and hence lacked a national character। तो उनका ये कहना था, अकबर
तब यही इंटेंशन के साथ डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ नोबिलिटी लाए थे अपने नोबिलिटी के अंदर। लेकिन मुगल की ब्रिटिशर की मानना था और बहुत सारे हिस्टोरियंस का यही मानना था कि मुगल नोबिलिटी में क्योंकि इतने बड़े डाइवर्स कम्युनिटी के लोग थे, डाइवर्स कम्युनिटी की नोबिलिटी थी, तो इसी वजह से डिफरेंट एथनिक एंड रेशियल ग्रुप ऑफ लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। इसी वजह से नेशनल कैरेक्टर उनके बीच नहीं आ पाई। ठीक है, एंटी नेशनल एक मैंने मतलब वो जो उस वक्त मिडिवल हिस्ट्री में नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं था कि इंडिया की नेशनलिज्म, उनका मतलब ये था वो जो सम्राट के अंडर काम कर रहे हैं, मतलब मान के चलो मुगल सम्राट के सुजनिटी में वो काम कर रहे हैं, तो मुगल के लिए लॉयल होना उनकी वो होता है नेशनलिज्म। मुगल साम्राज्य हो गया उनके लिए नेशनलिज्म। ठीक है, वही चीज बोल रहे हैं, तो उनके अंदर एंटी नेशनल मैनर काफी हो चुकी थी। ठीक है, एसेंस ऑफ नेशनलिज्म वहाँ पे मिडिवल टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, बट द कंसेप्ट ऑफ लॉयल्टी टू द सॉल्ट वाज इफेक्टिव एनफ टू एंश्योर लॉयल्टी टू द मुगल डायनेस्टी एंड ब्रॉड सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। लेकिन वो मुगल सम्राट के लिए कभी कभी लॉयल भी होते थे। ठीक है, and the nobles who come from abroad had few links left with the country of their origin। और जो भी सेंट्रल एशिया में बोल रही थी ना, जो भी सेंट्रल एशिया से आ रहे थे वो अपने एरिया के साथ लिंक, मतलब बाहर तब तो फ़ोन भी नहीं था और कम्युनिकेशन के लिए इतना रेल्स नहीं थे, रेलवेज़ नहीं थे, एयरवेज़ नहीं थे, रोड्स में कार्स वगैरह गाड़ी वगैरह नहीं था, तो वो कैसे आएंगे? डेफिनेटली हॉर्सेस के साथ आएंगे या फिर कार्ट के साथ आएंगे, तो ये बहुत टाइम जाता था। इसी वजह से वो इतने दूर से जो आते हैं वो वापस जाने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। तो ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स तभी डिफरेंट कैरेक्टर पोजेस करता था मुगल नोबिलिटी। ओके, तो जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उसके बाद ये नोबिलिटी धीरे धीरे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट नोबिलिटी थी वो धीरे धीरे टूटती है। ठीक है, नोबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और उनको कंसोलिडेट करके रखने का जो मेजर क्रेडिट जाता है मुगल की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके बाद जो भी सक्सेसर आते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के नहीं हो पाते और उनके अंदर मतलब जैसे जिस तरह के अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब हुआ करते थे, उस पैटर्न पे उनका कुछ ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटालिटी ही नहीं था। तो जिस वजह से धीरे धीरे नोबिलिटी स्ट्रॉन्ग होते गए और वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जब धीरे धीरे खत्म हो रही थी तब ये इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिए और जो जागीर सिस्टम भी धीरे धीरे क्राइसिस होना शुरू हो गया। क्यों हुआ, मैंने पिछले स्लाइड में बहुत अच्छी तरह से बोल चुकी हूँ आपको। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन थी जिसके वजह से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया और थोड़ा स्पीड अप हो गया। ठीक है, और ये मिलिट्री जो सिस्टम था, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खत्म होने का, फेलियर होने का सबसे बड़ी रीजन जो थी वो थी सेंट्रलाइज सिस्टम। एक तो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही सेंट्रलाइज था, उसमें जो मोनार्च बैठे थे वो सब कुछ एडमिनिस्टर कर रहे थे। लेकिन औरंगजेब के बाद ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मोनार्च ही नहीं रहा जो जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होके रह पाए। तो जो उनके बाद जो वाजिर्स वगैरह थे, उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, वो बहुत देर तक उसको मैनेज करने की कोशिश करे, लेकिन वो भी यहाँ पे फेलियर हो जाते हैं। और एक चीज़ होता था कि आउटडेटेड मिलिट्री, जब औरंगजेब शाहजहां के बाद जो औरंगजेब आए उनके वक्त पे जो मिलिट्री सिस्टम में काफ़ी गिरावट देखने को मिला था। आपको पता है जो मनसबदार थे अकबर के टाइम पे, मनसबदार और मतलब मनसबदार की अमाउंट छोटी थी, क्वांटिटी छोटी थी, लेकिन उनके पास घोड़े के अमाउंट, सवार के अमाउंट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन धीरे धीरे वो चलते चलते शाहजहां के वक्त पे मनसबदार के पोजीशन, मतलब मनसबदार के जो क्वांटिटी थे, जितने नोबिलिटी मनसबदार में इंक्लूड हो रहे थे, वो थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन सवार के रैंक जो है वो कम हो रहा था। मतलब एक सवार जब 3,000, 4,000, 6,000 तक वो घोड़े रख पाते थे और शाहजहां तक वो 1,000 तक लिमिट हो गई थी। तो औरंगजेब जब आए तो वो भी और भी लिमिट हो गया था और उनको अच्छी खासी पेमेंट नहीं मिल रही थी। औरंगजेब तक आने तक आपको पता है कि जो सैलरी उनके पेपर वर्क मेंशन हो रही थी कि आपको इस पैटर्न पे सैलरी मिलेगी, वो घटते घटते सिर्फ 5-6 महीने की सैलरी मिल रही थी। बाकी की सैलरी वो सिर्फ रेवेन्यू क्रिएट करके कि किसी भी तरह वो मेंटेन कर रहे थे लाइवलीहुड।
तो ये जो चीज़ें हो रही थी, औरंगज़ेब के पास इतना ट्रेजरी नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी वक़्त वार में इन्वॉल्व हो रहे थे। वो अपने आप को कैसे रेवेन्यू जनरेट क्रिएट करना है, कैसे ट्रेजरी को बढ़ाना है, वो सारी चीज़ों से हटकर सिर्फ़ वार में ध्यान दे रहे थे। और जिसके वजह से उनके आर्मी डिग्रेड होते जा रहे थे। आर्मी की इंटेंशंस, मूड भी आउटमूडेड हो जा रहे थे आर्मी। कितने लड़ेंगे यार, एक इंसान कब तक लड़ पाएगा? हाँ, ठीक है 1 साल, 2 साल ठीक है या फिर 1 महीना, 2 महीना ठीक है, लेकिन सालों-सालों जीवन का मैक्सिमम टाइम पीरियड अगर वार में चला जाएगा, वो इंसान का एक वक़्त पर ना मूड ख़त्म ही हो जाएगा। अरे यार! मैं क्यों यहाँ पे हूँ? सिर्फ़ लड़ने के लिए, क्या मिल रहा है मुझे? तो ये जो थिंकिंग है और धीरे-धीरे उनके जो आर्टिलरी है, फ्लिंट गन्स और जो भी आर्टिलरी वो भी अपग्रेडेड नहीं हो रही थी, जिसके वजह से क्या हो रहा था उनके मिलिट्री सिस्टम भी आउटडेटेड होते जा रही थी और रिसोर्स भी उसी हिसाब से ख़त्म होते जा रही थी क्योंकि मिलिट्री इतना वार में लगेंगे तो उनके लिए रिसोर्स भी चाहिए और लेकिन ये जो राजा है वो सिर्फ वार में लगा रहा है। वो किस तरह की ध्यान नहीं दे रहा है, रिसोर्स कहाँ से आएगा, क्या मतलब आपने देखा ना औरंगज़ेब की लाइफ पीरियड किस तरह से थी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से धीरे-धीरे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री भी फेल्योर होते जा रहे थे, ठीक है? उसके बाद पॉलिटिकल मिसस्टेप्स भी हुआ जो कि मराठा के साथ ये किस तरह से हुआ मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा जाकर मेरे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ पे देख लीजिए। तो मराठा के साथ इस तरह से हुआ था कि मैं ब्रीफ में बता रही हूँ यहाँ पे। जो जयसिंह उनके थे सबसे अच्छे वाले एडवाइज़र थे, औरंगज़ेब के माने जाते हैं एक बहुत अच्छे एडवाइज़र। उनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे औरंगज़ेब और जब उनके एडवाइस को नहीं माना तो उन्होंने कह रखे थे कि मराठा के साथ आप दोस्ती कर लो। लेकिन औरंगज़ेब क्या कर रहे थे, कभी भी मराठास को शिवाजी महाराजा को वो सिर्फ़ एक भूइयाँ की तरह फिर लैंड भूइयाँ की तरह देख रहे थे। वो कभी भी उनको उनकी ताकत को मतलब उनकी ताकत को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दे पाए। तो जिस वजह से एक प्रॉब्लम हुआ और संभाजी का मानने के बाद उनको लगा कि मराठा साम्राज्य टूट जाएगा क्योंकि संभाजी सम्राट थे और उनके बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे क्योंकि संभाजी के बेटे बहुत छोटे थे और उनके जो भाई थे संभाजी के भाई शिवाजी के और एक बेटे वो भी बहुत छोटे थे, तो जिसकी वजह से लगा उनको कि मराठा साम्राज्य टूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालाँकि मराठा साम्राज्य और बढ़ा इनफैक्ट। तो उनको और उसके बाद जो बीजापुर, गोलकुंडा, कर्नाटका ये सारी चीज़ों को अख्तियार करने के बाद एक वक़्त पे औरंगज़ेब को ये भी लगा कि शायद मराठा को मैं अपने अख्तियार में ले लूँगा, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं। बीजापुर, गोलकुंडा के बाद भी ये जो चीज़ें ना बहुत बिगड़ती गई, ठीक है? और उसको लगा मराठास कोई है ही नहीं, मराठास के साथ नेगोशिएशन करना ही नहीं है, ये मेंटालिटी था। लेकिन इस तरह से मराठास उनको घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया ना, एक वक़्त पर उनको औरंगज़ेब को मराठा के साथ नेगोशिएशन करना ही पड़ा। लेकिन 1703 पे जो नेगोशिएशन करने के लिए वो दावा कर रहा था, वो ठीक से नहीं कर पाया। साहू को रिलीज़ करना था जो कि संभाजी के बेटे थे, उनको रिलीज़ करना था, उनके वाइफ़ को रिलीज़ करना था, संभाजी के वाइफ़ को, लेकिन वो भी उसने नहीं किया, जिसके वजह से एक बहुत बड़ी ये पॉलिटिकल मिस्टेक थी औरंगज़ेब के लिए जो कि उनकी डिसइंटीग्रेशन में सबसे बड़ी अहम हिस्सा निभाए, ठीक है? तो यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखा हुआ है कि मराठास के साथ किस तरह से उनका प्रॉब्लम हुआ था, साहू जी के साथ, जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप थोड़ा इसको पढ़ लेना, ठीक है? उसके बाद डेक्कन पॉलिसी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस और इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इनिशियल रिस्ट्रेंट किस तरह से थी। आफ्टर हिज accession औरंगजेब desisted from pursuing a vigorous forward policy in the Deccan. In fact, he postponed as long as possible the decision to conquer annex the Deccan states. तो ये मतलब औरंगजेब संभाजी के बाद धीरे धीरे जब से क्राउन हो गए, औरंगजेब की क्राउन हो गया, तो उनको लगा कि डेक्कन को एकदम जाकर मैं फॉरवर्ड पॉलिसी के साथ उसको विगोरसली अटैक करके छीन लूँगा, अपने सुजनिटी के अंदर ले लूँगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पे शिवाजी थे, शिवाजी के बाद जो गोलकुंडा में थे मदना अक्खना, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। वो किस तरह से बहुत फियरलेसली फाइट किए औरंगजेब के साथ। बीजापुर एक वक़्त पे तो मतलब एक वक़्त पे लगा था कि शिवाजी के डोमिनियन के अंदर आ जाएगा बीजापुर एंड मराठा डोमिनेटेड गोलकुंडा। तो ये सारी चीज़ें मिलके भी एक वक़्त पे औरंगज़ेब के ऊपर बहुत हावी पड़े थे और शिवाजी से जिस तरह की चैलेंजेस
क्योंकि शिवाजी के बाद संभाजी भी प्रिंस अकबर को जो शेल्टर देना, उनको रेफ्यूजी देना और उसके बाद औरंगजेब के साथ जिस तरह से वो लड़े, जिन्होंने संभाजी छावा मूवी देखा हुआ है शायद उनको पता होगा संभाजी किस तरह से रोल निभा रहे थे। तो ये सारे चीज़ें हो रहे थे, जिसके बाद द अटेम्प्ट टू एक्सटेंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ओवर गोलकुंडा, बीजापुर, कर्नाटका स्ट्रेच्ड द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ए ब्रेकिंग पॉइंट। इट आल्सो लेड मुगल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस ओपन टू मराठा अटैक्स। तो उनके वो एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ अख्तियार करते जा रहे थे औरंगजेब, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से उनकी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, वो हर एक कंसंट्रेशन दे रहे थे सिर्फ एरिया को अख्तियार करने में, जिसका फ़ायदा मराठा बहुत उठा रहे थे और धीरे धीरे जाकर कुछ कुछ एरिया जाके वहाँ पे लूटपाट कर रहे थे और लोगों के मतलब जो भी वो जहाँ जीत रहे थे औरंगजेब, उसको वापस फिर से वो मराठास ले रहे थे। तो इस तरह की पैटर्न पे काम चल रहा था। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब के जो बेटे थे शाह आलम, वो भी काफ़ी वक्त के बाद ट्राई कर रहे थे औरंगजेब को ये समझाने के लिए कि आप सेटलमेंट कर लो, बीजापुर गोलकुंडा के साथ मराठास के साथ सेटलमेंट कर लो। यहाँ पे अनेक्स ओनली पार्ट ऑफ द टेरिटोरीज, उनको वहाँ पे राज करने के लिए छोड़ दो सब कुछ, जैसे कि उनके सक्सेसर मतलब जो अकबर कर रहे थे, जहांगीर कर रहे थे, शाहजहां कर रहे थे कि हम मुगल सुल्तानेट के अंडर ला रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे छोड़ रहे हैं अपने एरिया को रूल करने के लिए, उस तरह के छोड़ दो। लेकिन औरंगजेब उसको भी मना कर दिया, मतलब उनकी एडवाइस को भी नहीं लिया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया उनके बेटे को। ये प्रॉब्लम हो रहा था। औरंगजेब पर्सनल शॉर्टकमिंग, वो बहुत ही मतलब एक सस्पिशियस इंसान था, सबको संदेह नज़र में देख रहा था और बहुत नैरो एंड कोल्ड टेम्परामेंट की इंसान था। एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम भी था, वो सबको कन्वर्ट होने के लिए भी सबको फोर्स कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें ना, एक द मुगल एम्पायर वॉज स्टिल ए पावरफुल एंड विगोरस मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें की वजह से भी उसकी जो पर्सनल शॉर्टकमिंग्स थी, जिसके वजह से भी ये मुगल डिक्लाइन में बहुत बड़े रोल निभाए। और मिलिट्री लिमिटेशंस के बारे में तो हमने पढ़ा किस तरह की मिलिट्री लिमिटेशंस उसके हो रखे। एंडोरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मुगल एम्पायर, उसके बाद तो 30 और 40 years आफ्टर औरंगजेब्स डेथ क्या हुआ, when the Mughal artillery had declined considerably in strength and efficiency, the Marathas could still riot face in the field of battle। तो औरंगजेब के मरने के 30 to 40 years के बाद, डेथ के बाद भी क्या हो रहा था, मुगल आर्टिलरी धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया, जिसके वजह से मराठास को एक चांस मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया मुगल को अटैक करने के लिए। इसी टाइम पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस एनर्जी चल रही थी, वार्स चल रही थी, डिप्रेडेशंस ऑफ द मराठास में हैव depleted the population of the Deccan and brought its trade industry agriculture to a virtual standstill. But in North India, which was the heart of the empire and was of decisive economic and political importance in the country, the Mughal administration still retained much of its vigor and trade and industry not only continued to flourish but expanded। यहाँ पे एक चीज़ यही हो रहा था कि मराठा जो हो रहे थे वो कंटिन्यूसली चाह रहे थे मुगल डोमिनियन को ख़त्म करने के लिए। तो इसी वजह से कंटिन्यूस वो वार में इन्वॉल्व होते थे, जिसके वजह से एक एनर्जी की कंडीशन क्रिएट हो गई। वार्स के वजह से, कंटिन्यूस डिप्रेडेशंस के वजह से क्या हो रहा था, मराठा पॉपुलेशन भी धीरे धीरे डिप्लीट हो रही थी डेक्कन में, जिसके वजह से डेक्कन में, साउथ इंडिया में ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ये धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे इतना ग्रोथ नहीं कर पाई, जितना ग्रोथ होना चाहिए था उसी तरह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया में कंडीशन कुछ अलग था, वहाँ पे वार नहीं हो रहे थे, लोग एक अच्छी खासी ट्रेड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली सिचुएशन में भी वहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा था। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रूव्ड अमेजिंगली टेनेसियस and a good deal of it survived and found its way indirectly into British administration। तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी मुगल साम्राज्य के अंदर चल रहा था, वो इतना हद तक अच्छा था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ कुछ यहाँ पे फॉलो किया जाता है, मतलब इस तरह की हमारे जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को भी वहाँ पे फॉलो किया जाता है। Politically, despite the military reverses and the mistakes of Aurangzeb, Mughal dynasty still retained a powerful hold on the mind of imagination of the people। क्योंकि मुगल इतने सालों तक, अकबर से लेकर जहांगीर तक, औरंगजेब तक और उनके बाद के कुछ सालों तक इतने स्ट्रांगली वो सब मेंटेन कर रहे थे, मिलिट्री को मेंटेन कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेन कर रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो था कि मुगल आर्मी तो मुगल आर्मी है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे
स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे वेरी एफिशिएंट मुगल आर्मी, ठीक है। फिर और एक प्रॉब्लम हुई थी जो राजपूत के टाइम पे हुआ था, राजपूत के साथ जो ब्रीचिंग हुआ था औरंगजेब के पीरियड पे, तो उसके बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इसकी भी वीडियो है ऑलरेडी। ये इस लिंक पे आप देख सकते हैं किस तरह से प्रॉब्लम हुआ था कि औरंगजेब जो ट्राई किए थे मारवाड़ के जो एरिया थी उस मारवाड़ एरिया को उन्होंने खाली समय जाने के बाद उसको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की थी। 2 क्लेमेंट के बाद 2 क्लेमेंट में डिवाइड करने की कोशिश की थी और जिसमें क्या-क्या प्रॉब्लम हुआ था ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कशन कर चुकी हूँ। अगर आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगी तो शायद वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। और इसके बाद क्या हुआ था, एक मारवाड़ में सिचुएशन किया था और उसके बाद मेवाड़ के राजपूत के साथ भी उनकी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई थी इसी दौरान। और जिसके चलते आगे चलते औरंगजेब को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई थी और जिसके वजह से राजपूत के साथ जो उनका लॉयल्टी था, जो उनका फ्रेंडशिप था, वो उनको गंवाना पड़ा था। तो ये सारे चीज़ें हुआ था तब। और उसके बाद जो राजपूत के तरफ से डिमांड थी उनको कि हाई मनसाब उनको दिया जाए और उनके होमलैंड को रिस्टोरेशन किया जाए, ये सारी चीज़ों की डिमांड जो हुई थी राजपूत की तरफ से, वो औरंगजेब के डेथ होने की 1 एंड हाफ ए डज़न ईयर के बाद ये सारी चीज़ें हुआ था। तो कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन में मुगल के डिसइंटीग्रेशन में अगर एक एक्टिव रोल नहीं निभा रहे थे राजपूत, लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक रोल थी, मतलब कहीं न कहीं ये एक कॉज़ थी उनके डिसइंटीग्रेशन में, लेकिन उतना बड़ा रोल नहीं था यहाँ पे राजपूत का, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर थी मुगल के डिसइंटीग्रेशन में, वो थी रिलीजियस पॉलिसी औरंगजेब की। और ये जो पॉलिसी थी आप लोग को सबको पता है कि औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो टक्कर हिंदू हम बोलते हैं उसी तरह से टक्कर मुस्लिम थे। वो मुस्लिम धर्म को इस तरह से मानते थे, इस तरह से विश्वास करते थे, उनको लगता था सबको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और उसी के चलते वो क्या कर रहे थे, सबको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और इस्लामिक लॉ की फ्रेमवर्क एक ब्रॉड तरीके से वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। इसके वजह से वो बहुत सारे हमारे जो ओल्ड स्टैंडिंग टेम्पल्स थी, लोगों की जो बिलीफ के साथ वो खिलवाड़ कर रहे थे, उसको जो टेम्पल्स को तोड़ रहे थे और जिजिया भी रीइम्पोज कर रहे थे। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी आप लोगों को कि ये जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म हमारे इंडिया पे स्टार्टिंग नहीं हुई थी। ये वेस्टर्न एशिया से आई थी इस्लाम धर्म। तो ये जो वेस्टर्न एशिया से ये आया था, तो उनको अगर ये जैसे कि सनातन धर्म हमारे इंडिया की है, ठीक है? इंडिया की ओरिजिन है सनातन धर्म। तो यहाँ के मैक्सिमम लोग सनातन धर्म को बिलीव करते हैं। उसी पैटर्न पे जो वेस्टर्न एशिया में इस्लामिक धर्म का शुरुआत हुआ था, वहाँ पे मैक्सिमम लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप यही करेंगे, अगर हमारे सनातन धर्म हम चाहेंगे हिंदू लोग जाकर बाहर की कंट्री में ये सोचेंगे कि हर एक इंसान वहाँ पे सनातन धर्म फॉलो कर ले, क्या ये पॉसिबल होगा? हम कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी इम्पोज़ कर ले उनके ऊपर, कितना भी फ़ोर्स कर ले, क्या 100% कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है क्या? ऐसा हो नहीं हो सकता। लेकिन उनके दिमाग में तो यही था ना कि मैं इस्लाम हूँ, इसलिए सबको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट मैं कर सकता हूँ। और वो करना भी चाहे, हमारे धर्म के साथ वो खिलवाड़ करना चाहे, जो लोग थे सनातन धर्म, वो टेम्पल तोड़ना चाहे, वही यहाँ पे बोल रहे हैं ऑथर कि ये जो मुस्लिम धर्म है वो बाहर हमारे आउटसाइड इंडिया इसकी ओरिजिन हुई थी। तो लेकिन वो चाह रहे थे कि भास्ट कंट्री इंडिया के जैसे कि भास्ट कंट्री में सबको यहाँ पे एक रिजिडिटी, मतलब हमारे जो इंडिया की रिजिडिटी है उसके साथ खिलवाड़ करके वो यहाँ पे एक मुस्लिम धर्म को स्थापित करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल था। और इसी सोच के वजह से अकबर, जहांगीर, शाहजहां इन्होंने कोशिश ही नहीं की कि यहाँ पे किसी को कन्वर्ट किया जाए या फिर किसी हिंदू धर्म को के साथ खिलवाड़ किया जाए। लेकिन औरंगजेब उसी चीज़ का इम्पोज कर दिया यहाँ पे, जिसकी कंसिक्वेंसेस उन्हें भुगतना पड़ा। सेकेंड चीज़, ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी इस्लाम धर्म को इतना स्ट्रॉन्गली फॉलो करते हुए भी वो इस्लाम लोगों को भी अपने तरफ नहीं कर पाए। वो एक अच्छी राजा नहीं बन पाए, एक बेनेवोलेंट लवर, बेनेवोलेंट राजा जो बोलते हैं वो नहीं बन पाए, ठीक है? जिस तरह से अकबर की एक
अकबर के ज़माने में जिस तरह की उनकी फ़ेम थी, जहांगीर, शाहजहां, उसी तरह वो अपने फ़ेम नहीं बजाय रख पाए। ये एक प्रॉब्लम था और इसी वजह से इस रिलीजियस पॉलिसी के चलते वो जिजिया को भी रीइम्पोज़ कर दिया। जो नॉन इस्लामिक थे वो एक अपने रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करने के लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स, जो कि एक घटिया चीज़ हो रही थी धीरे-धीरे उसके साथ। तो इसके बावजूद भी वो इस्लाम लोगों को भी, मुस्लिम लोगों को भी अपने तरफ नहीं खींच पाए, ये सारी चीज़ें करते हुए भी। तो जिसके वजह से धीरे-धीरे औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी उनके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में भी देखने को मिला। देखिए, एक चीज़ ये है कि आप अपने अंदर में जैसे भी हो, एक ना एक दिन आप बाहर में उसी तरह से निकल ही आते हो। आप 2 डुअल लाइफ जी नहीं सकते हो। मतलब आप लोगों को दिखावा करके एक प्रकार की लाइफ और खुद एक अलग प्रकार की लाइफ नहीं जी सकते हो। एक वक़्त वक़्त के बाद ना आप अंदर जैसे हो, वो चीज़ें बाहर निकल आती है। आप डुअल लाइफ कभी नहीं जी सकते हो, ये इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो दिखावा करते हैं ना, एक वक़्त के बाद ना उनकी रियल कैरेक्टरिस्टिक्स, रियल लाइफ आ ही जाती है। तो उनकी हर एक काम पे उस लोग की इंटेंशन इस वो अंदर से जो सोचता है एक वक़्त पे के बाद वो बाहर ही आ जाता है। तो यही हुआ औरंगज़ेब के साथ। वो एक मैग्निफिसेंस लाइफ़ जी रहे थे। दिखावे के लाइफ़ एक जी रहे थे, लेकिन वो अंदर कुछ अलग थे। और एक वक़्त के बाद ना धीरे-धीरे वो अंदर जो थे वो बाहर ही आ गए। तो जिसके बाद उनके लिए रेबेलियन स्टार्ट हो गया और बहुत सारे मराठास भी उनके अगेंस्ट आ गए। धीरे-धीरे उनके खुद के आर्मी भी उनके अगेंस्ट चले गए। तो ये सारी चीज़ें उनको फेस करना पड़ा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम लास्टली इसको समराइज़ करते हुए यही कहेंगे कि देखिए, औरंगज़ेब सिर्फ़ अपने एम्परर की, अपने साम्राज्य के डिक्लाइन में खुद एक इकलौता फैक्टर नहीं थे। मतलब उनके वजह से डिक्लाइन नहीं हुआ। अगर हम ओवरऑल देखेंगे अकबर के बाद जो सो फैक्टर हुआ था, जहांगीर तक तो भी ठीक था। लेकिन उसके बाद जो धीरे-धीरे आया शाहजहां, उसके बाद जो आए औरंगज़ेब, वहाँ से डिक्लाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी जहांगीर के बाद ही। तो की फैक्टर था इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो था इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, उनकी मनसाब की सैलरी में घटौती होना, सवार की रैंक की घटौती होना, मनसबदार के रैंक्स में जो बहुत सारे मनसबदार घुस गए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत कमज़ोर पड़ गई धीरे-धीरे। साइंटिफिक नेग्लेक्ट भी हुआ, यहाँ पे मॉडर्न साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ अपग्रेडेशन नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत हद तक ये सब सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट किया था। आई मीन नावल केसेस में भी, नाभी में भी उन्होंने उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए। ट्रेडिंग कॉमर्स में भी इतना नहीं ध्यान दे पाए। बार-बार जो सिर्फ़ एरिया को एक्सटेंशन में उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन कंसोलिडेट करने में उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई। ये सारी चीज़ें और अकबर जो मेजर्स ले रहे थे, वो मेजर्स उन्होंने कुछ हद तक उसको अप्लाई किया इस डिसइंटीग्रेशन को रोकने के लिए। लेकिन कह सकते हैं कि उन्होंने डिसइंटीग्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी जब औरंगज़ेब आए गद्दी पे, और उस वक़्त ऑलरेडी डिसइंटीग्रेशन ऑन द प्रोसेस थी। तो औरंगज़ेब आने के बाद वो थोड़ा स्पीड अप हो गया, ठीक है? तो जिसके चलते औरंगज़ेब के डेथ के बाद ये बहुत ही रैपिडली कुछ सालों के बाद ख़त्म हो गया मुग़ल साम्राज्य। तो वही बात बोल रहे हैं कि औरंगज़ेब विक्टिम बन गए सर्कमस्टेंसेस की। मतलब जो चीज़ें शाहजहां ने शुरुआत कर दी थी, जो चीज़ें, वो सर्कमस्टांसेस में धीरे-धीरे औरंगज़ेब अपने घटिया रिलीजियस पॉलिसी, घटिया सोच, मेंटालिटी के वजह से उसमें घुसते गए और धीरे-धीरे वहाँ पे मुग़ल साम्राज्य को वो एक विक्टिम बनते गए और एक वक़्त के बाद मुग़ल साम्राज्य डिसइंटीग्रेस हो ही गई, ठीक है? तो ये सब थी हमारी मुग़ल डिसइंटीग्रेशन का असली कज और रियल रीज़न सब था। मुझे लगा कि बहुत डिटेल्स में, बहुत कंप्लीटली और एक अच्छी कंटेंट के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की हूँ यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पे हमारी मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म होती है। तो कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू जिन्होंने आज तक मेरे साथ जुड़ा हुआ, जो लोग जुड़ते हुए रहे हैं और इनको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसी वजह से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। और थैंक यू सो मच। आई एम सो मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो आगे आगे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लेके आऊँगी आपकी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। मुझे माफ़ी चाहिए कि मैं टाइम से नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। मेरी पर्सनल जॉब होता है, फिर मुझे इस ये सब पढ़ाई करके, रिसर्च करके और फिर मुझे लाना पड़ता है। तो
काइंडली बियर विद दैट एंड मुझे सपोर्ट करते रहिए ऐसे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। जिसको जो भी डाउट है मुझे प्लीज़ पूछ लीजिए। एंड सॉरी, ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, इसके लिए सॉरी। और ये लास्ट वीडियो है, इसी वजह से थोड़ा लेंदी हो रहा है। टेंशन मत लीजिए, आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।